7 मैं करवा रहा हूँ मिस्टर मोहम्मद बिन हसाम का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर 8 आपका होमवर्क होगा। प्रॉब्लम नंबर 7 ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, मतलब इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी हैं और कंप्यूटेशन के स्टेप्स भी ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर मोहम्मद बिन हसाम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2022। सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी है 12,50,000। बेसिक सैलरी है, यू नो, ये पूरी टैक्सेबल है। 12,50,000 बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद बोनस है बेटा, बोनस पूरी टैक्सेबल है 2,40,000। देन फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन 1 लाख रुपीस का पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद है इंसेंटिव अवार्ड, एफिशिएंसी होनोरेरियम, इंसेंटिव अवार्ड, परफॉर्मेंस अवार्ड, एक ही बात है जी। इंसेंटिव अवार्ड फुली टैक्सेबल है 2,80,000। उसके बाद पे इन ल्यू ऑफ लीव, पे इन ल्यू ऑफ लीव का मतलब है आपको छुट्टियां दी गई हैं, इसको लीव एनकैशमेंट भी कहते हैं। इसी को लीव एनकैशमेंट कहते हैं कि छुट्टियां ना करके उसकी रकम ले लेना। पे इन ल्यू ऑफ लीव 1,90,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 1,20,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है, लेकिन आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं? एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,20,000 के हुए हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। 1,35,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। उसके बाद डोनेशन टू बैतुल माल को आप मार कर ले, इसकी ट्रीटमेंट बहरहाल कोई नहीं होती। बैतुल माल को अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे इनकम फ्रॉम सैलरी में लिख देते हैं। भाई फ्रेंड से लोन लेना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा जाना है। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखी जानी है। एडजस्टेबल एडवांस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, ये कैपिटल गेन से रिलेटेड है। कैपिटल गेन की पहली आइटम ही ये है जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें मुदारबा सर्टिफिकेट, पब्लिक कंपनी शेयर, पीटीसीएल वाउचर्स, एनआईटी यूनिट्स आते हैं। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। ट्रैवलिंग अलाउंस, ये स्पेशल अलाउंस की किस्म है ना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया भाई 2022 ये जो साल इसका हम टैक्स पढ़ रहे हैं, इसमें स्पेशल अलाउंस पूरी टैक्सेबल है। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर गिवन है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस कर लें, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो टैक्सेबल है। ट्रैवलिंग अलाउंस का 60%, ट्रैवलिंग अलाउंस का, तो आप ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब होगा ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिल रहा है? 1,50,000। वैसे तो फुल टैक्सेबल हो जाना चाहिए था, इसमें से लेस कर दें 60%, क्योंकि वो 60% आपने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए किया है, जाती मकसद के लिए नहीं किया। 1,50,000 का 60% कितना आता है? 90,000 सर। 90,000 माइनस हो जाएगा, बाकी 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बाद ज़कात डिडक्टेड टोटल इनकम में से माइनस होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड विद इन 12 मंथ्स। इनहेरिटेड ज्वेलरी, एंटीक्स, पेंटिंग्स, इनको सेल करें अगर आपका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ हो तो ये फुली टैक्सेबल है। 12 कैपिटल गेन क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, कैपिटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, फुली एग्जैम्प्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग कैपिटल गेन में आता है, वैसे इसकी ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होती वहां पर भी। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपके लिए कंट्रीब्यूशन दी है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर फॉर सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के लिए एम्प्लॉयर ने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया है 10,000 का, ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर आपके लिए किसी बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो ये आपके लिए फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद आप प्रोफेशनल बुक्स परचेज, बुक्स खरीदी है आपने, कौन सी इनकम है आपकी? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी इसकी। उसके बाद है कंपेंसेशन ऑन डिलेड रीफंड, काइबर की डेफिनेशन में मैंने समझाया था कि टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको रिफंड करने में
रिफंड करने में डिले कर दे तो वो उसकी आपको कंपेंसेशन देता है, कंपेंसेशन ऑन डिले रिफंड। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा जाना है और ये फुली टैक्सेबल होना है। इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा जाता है और ये भी फुली एग्जैम्प्ट है। इंश्योरेंस आपने करवाई है, उसका जितना आपको रिफंड मिला है, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिली है, फुली एग्जैम्प्ट है। रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट लोन, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई टैक्सेबल नहीं है। रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट लोन, प्रोविडेंट फंड की रकम का आपको लोन मिला है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, ये फुली एग्जैम्प्ट है। बेशक आपके पास 1,70,000 रुपया है, ये आपका अपना ही पैसा था प्रोविडेंट फंड का जो आपने रिकवर किया है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। नोट्स पर आ जाए, ही इज प्रोवाइडेड शफर ड्राइवर कार ऑफ 2000 सीसी, 2000 सीसी की कार उसको दी गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर प्राइवेट यूज। तो कार की वैल्यू का क्या देंगे, कार प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पस। मेरा पार्टली फॉर प्राइवेट, अगर पार्टली प्राइवेट के लिए तो बाकी पार्टली किसकी होगा, ऑफिशियल पर्पस की, तो बोथ पर्पस हो गए ना। ये 12 लाख की कार है, इसका 5% टैक्सेबल होगा, 60,000 सर, वो 60,000 आएगा टैक्सेबल। उसके बाद ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, रिहाइश की सहूलत दी जाए तो क्या करते हैं, मिनिमम टाइम स्केल का 45% दे देते हैं। यहाँ पर मिनिमम टाइम स्केल ये बेसिक सैलरी दे देंगे हम। बेसिक सैलरी बेटा नहीं आपको, मिनिमम टाइम स्केल ना दिया हुआ, मिनिमम टाइम स्केल बेसिक सैलरी 12,50,000 इस 12,50,000 का 12,50,000 का 45% बताया नहीं हुआ। बिग सिटी या स्मॉल सिटी या नाम बताया हो तो हमेशा बिग सिटी कंसीडर होगा। 5,62,000 रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, 12,50,000 का 45% देंगी, 5,62,500 5,62,500 की अकोमोडेशन फैसिलिटी का टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर डोनेशन टू पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, आपने पढ़ा है डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 टोटल इनकम में से माइनस होता है। उसके बाद अगर 1,85,000 एंड इनकम टैक्स ऑफ ₹3,25,000 हैज बीन ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तो ये टैक्स उसकी सैलरी में से कट चुका हुआ है। जब हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का 8वां स्टेप करेंगे वहां पर इसे माइनस करेंगे। सैलरी ऑफ वॉचमैन, गार्डनर एंड स्वीपर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं आपके, पर्सनल सर्वेंट्स हैं, उनकी सैलरी कंपनी दे रही है, तो फुली टैक्सेबल है। पेड बाय द एम्प्लॉयर, हाउस सर्वेंट सैलरीज जो कंपनी आपकी पे करती है पूरी टैक्सेबल है बेटा, 40,000। उसके बाद ये शेयर फ्रॉम ईओपी, ये आप जानते हैं कि एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होती है। पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, एक पेंशन मिल रही हो ना साबका एम्प्लॉयर से तो फुली एग्जैम्प्ट है। पेंशन जो एक्स एम्प्लॉयर से मिलती है 1,20,000 रुपए की, फुली एग्जैम्प्ट है। नेक्स्ट पेज पर इसके बाद और कोई आइटम नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड और कोई आइटम नहीं है। यहाँ तक टोटल करेंगे तो टोटल सैलरी इनकम आता है, यहाँ तक टोटल कर दे शाबाश, सिर्फ सैलरी के पोर्शन का ही टोटल क्या करेंगे क्योंकि हम सैलरी इंडिविजुअल के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि टोटल सैलरी इनकम जो टैक्स से बना है वो आए। ऐड करके बताइए शाबाश टोटल सैलरी इनकम कितनी आ रही है, 29,70,500 17,17,500 ये आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ गई, 29,17,500 टोटल सैलरी इनकम के बाद देखिए शाबाश
पर सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग है अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में देखिए जी कौन कौन सी इनकम आती है जी, दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। एक है रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 लाख रुपीस, फिर है एडजस्टेबल एडवांस रेंट रिसीव्ड। जरा बाइको पे जरा ध्यान से देखिएगा, शाबाश, फर्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जी रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो रेंट मिलता है प्रॉपर्टी से वो टैक्सेबल है। 3 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है। अब ये याद रखना है रेंटल इनकम के अलावा, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं। ये लिखा हुआ ना एडजस्टेबल एडवांस, ये हमने पढ़ा हुआ है। एडजस्टेबल एडवांस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। एडजस्टेबल एडवांस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एडजस्टेबल एडवांस कितना लिखा हुआ है जी? एडजस्टेबल एडवांस रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बेशक आपने एडवांस वसूल किया है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ये जो रेंट आपको मिला है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी का रेंट मिला है, इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। इसमें से गिवन हो या ना गिवन हो, आपने लेस करना है 1/5 रिपेयर अलाउंस का, कि आपको बताया हो या ना बताया हो। क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम में से, रेंटल इनकम में से उसके रिपेयर के एक्सपेंस माइनस लाजमी होंगे, चाहे क्वेश्चन में बताया हो चाहे ना। 1/5 रिपेयर अलाउंस है जी, रिपेयर अलाउंस माइनस होना है, चाहे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में रिपेयर चार्जेस दिए हुए 1 लाख रुपए के, 1/5 से ज्यादा माइनस नहीं हो सकते। 1/5 मैक्सिमम लिमिट है। एक्चुअल जितने होंगे वो माइनस करते हैं, अदरवाइज वैसे रूल ये है कि आपने हमेशा 1/5 ही माइनस किया करना है। 1/5 माइनस करके कितने आते हैं? 60,000 सर। 60,000। ये माइनस करके अब आपकी प्रॉपर्टी इनकम आ गई 2,40,000। इसे आपने अगर एक्चुअल पिछले साल ये चेंज गिवन, पिछले साल प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं होती। पिछले साल हम क्या करते थे, प्रॉपर्टी इनकम में से कोई एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं थी। एक चीज, दूसरी प्रॉपर्टी के हवाले से जो पिछले साल था ना जी, पिछले साल के हवाले से दो चीजें प्रॉपर्टी में चेंज है। पिछले साल प्रॉपर्टी इनकम में से एक्सपेंस माइनस नहीं थे होते, जितनी भी प्रॉपर्टी इनकम होती थी उसको ऐड करते थे और वो प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल होती थी। दूसरा, पिछले साल प्रॉपर्टी इनकम बाकी इनकम के साथ ऐड नहीं थी होती, प्रॉपर्टी इनकम को अलग रहने दिया जाता था, प्रॉपर्टी इनकम के टैक्स रेट ही अलग थे। तो यहाँ पर इसे आउटर कॉलम में लिखा जाता था, इनर कॉलम में कैलकुलेट करके रख दिया जाता था। एंड पर 7वें स्टेप में जाकर, जहां हम ऐड करते हैं ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, वहां जाकर प्रॉपर्टी का टैक्स कैलकुलेट करते थे। प्रॉपर्टी के टैक्स रेट का टेबल भी अलग गिवन होता था, वो फॉर्मेट में भी गिवन होता था कि भाई उस टैक्स रेट के टेबल से देखे प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना है। प्रॉपर्टी का टैक्स का रेट बाकियों से मुख्तलिफ था, लेकिन अब जो सैलरीड इंडिविजुअल है ना, उसके लिए इस बार ये चेंज किया गया है कि जो प्रॉपर्टी इनकम है वो उसकी टोटल इनकम में ही ऐड की जाएगी। ये पिछले साल की निस्बत चेंज है जी। प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब आपको क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन पूछे थे। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखिए जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जिन चीजों को मार के बाद उनमें से इनकम फ्रॉम बिजनेस देखिए कौन कौन सी है जी। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग, सिर्फ एक ही इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग, पूरी टैक्सेबल है जी। यस सर। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग पूरी टैक्सेबल है जी। 3,12,500। यस सर। 3,12,500। इनकम फ्रॉम बिजनेस पूरी टैक्सेबल हो गया जी। उसके बाद जिनको मार के उनको जो देखें, इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग के लिए कैपिटल गेन्स की। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा आ रहे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। कैपिटल गेन के बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं, जिन चीजों को मार के बस उनको देना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, यस सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट,
85,000. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट कितने है जी? मुदारबा सर्टिफिकेट का प्रॉफिट है 85,000। होल्डिंग पीरियड इसका लेस देन 12 मंथ है। ये सेपरेट ब्लॉक पे जाकर टैक्सेबल होते हैं 12.5% के हिसाब से। मुदारबा सर्टिफिकेट का होल्डिंग पीरियड अगर आप उसके बारे में दो रूल पढ़े, अगर यकम जुलाई 2013 से पहले खरीदा हुआ है तो फुल एग्जाम्प्ट है, यकम जुलाई 2013 के बाद खरीदा हुआ है तो 12.5% टैक्स है। जब बताया ना तो हम यही कंसीडर करेंगे कि यकम जुलाई 2013 के बाद ही खरीदा हुआ है। होल्डिंग पीरियड इसका लेस देन 12 मंथ है। बारह ये सेपरेट ब्लॉक में जाकर टैक्सेबल होता है। टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इस पर टैक्स लगेगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में 12.5% के हिसाब से। तो ये सिक्योरिटीज में आता है। आप अगर कैपिटल गेन वाला प्रॉफिट पढ़े ना, कैपिटल गेन वाला पोर्शन पढ़े, तो कैपिटल गेन में फर्स्ट आइटम ही है गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। उसी में लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी शेयर, मुदारबा सर्टिफिकेट, पीडीसीआर वाउचर, एनआईटी यूनिट्स, उसमें देखें टैक्स रेट भी ये लिखा हुआ है 12.5%। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी है जी। इनहेरिटेड ज्वेलरी हो, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो, पेंटिंग्स हो, एंटीक्स हो, मेडिलियन हो, होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ है तो ये फुली टैक्सेबल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी फुली टैक्सेबल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी के बाद नेक्स्ट आइटम है जी कैपिटल गेन से रिलेटेड लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी कोई एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। तो यहां तक आपके पास कैपिटल गेन भी कंप्लीट हो गया, सैलरी भी आपने काट ली, प्रॉपर्टी भी कर ली, बिजनेस भी कर ली, कैपिटल गेन भी हो गया। अब आ जाए लास्ट पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके आगे क्या थे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखेंगे अब क्या क्या है। जिनको मार के बाद उनको देखना है आपने। इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक। अक्सर बच्चे मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट गलती करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन पड़ा तो क्या इनकम हम सैलरी में लिखना शुरू कर दिया और 10% टैक्स लेकर ऐड भी कर दिया। भाई लोन लिया है फ्रेंड से क्रॉस चेक से, फुली एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम फ्रेंड, अब ये किस वजह से एग्जाम्प्ट है? क्योंकि क्रॉस चेक है। एग्जाम्प्ट इस वजह से है क्योंकि क्रॉस चेक से है, इस वजह से एग्जाम्प्ट होगा। फिर टैक्सेबल होता है, कैश है तो टैक्सेबल होता। उसके बाद देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की और कोई आइटम। सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट, सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट, ये भी फुली एग्जाम्प्ट है। सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट 1,80,000 प्रॉफिट हुआ है, फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है जी कंपेंसेशन ऑन डिले रिफंड, कंपेंसेशन ऑन डिले रिफंड। टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड करने में डिले किया है, आपने उनसे कंपेंसेशन ली है इसके बदले में 50,000 रुपीज, ये पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, आपने इंश्योरेंस करवाई हो, जब वो मेच्योर हो जाए तो ये फुली एग्जाम्प्ट है। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी 1,85,000 फुली एग्जाम्प्ट है। तरतीब से देखिए हम जान रहे हैं जिन चीजों को मार्क किया हुआ है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द को पेंशन फंड, इस पर तो एवरेज नहीं मिलेगी। डोनेशन की टोटल इनकम में से माइनस होनी है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। उसके बाद शेयर फ्रॉम एओपी है। तो ये हमने सारा क्वेश्चन दोबारा से देखा तो सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल इनकम आ गई
यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें सैलरी भी शामिल है, प्रॉपर्टी भी शामिल है, बिजनेस भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेज भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। टोटल करें शाबाश इसका कितनी इनकम आ रही है? 37 lakh 15,000 टोटल इनकम आ गई थी। टोटल इनकम में से 5 चीजें माइनस होनी है। टोटल इनकम में से 5 चीजें माइनस होनी है। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा जी, बाकी इसमें से और थोड़ा सा ना फॉर्मेट में और थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, मुझे डिस्कस यहाँ पर करनी है। टोटल इनकम में से जो 5 चीजें माइनस होती है ना, जो 5 चीजें माइनस होती हैं, इस साल मैं आपको भी बता दूं, इस साल उन्होंने जो डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 है उसको भी एवरेज नीड में ले गए। पूरे 25 अमेरिकन में ना शायद 1 या 2 अमेरिकन में ये केस है सिर्फ, इस वजह से पहले भी सामने नहीं आया है। डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 पहले तो टोटल इनकम में से माइनस होती है, लेकिन डोनेशन जो आप सोसाइटीज को देते हैं ना, डोनेशन जो आप पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, किसी ट्रस्ट को, किसी बोर्ड्स को डोनेशन देते हैं, ये एवरेज रिलीफ में आती है, चाहे वो क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 की क्यों ना हो। इसमें क्या मिलती है? एवरेज रिलीफ। ये टोटल में से माइनस नहीं होती। तो टोटल में से माइनस होने के लिए इस पैसे में सिर्फ क्या आएगा फिर? ज़कात डिडक्टेड। तो इन 2 पॉइंट में चेंज है। तो स्पेशल अलाउंस, प्रॉपर्टी इनकम के मैंने चेंज बता दिए पिछले साल के निस्बत क्या। कैपिटल गेन में भी चेंज आया हुआ, क्योंकि हमने साथ डिस्कस कर लिया, उसमें कोई गलती नहीं है। एक फॉर्मेट में मिस्टेक ये थी कि हमने स्पेशल अलाउंस हमेशा को एग्जाम किया था, वो हमेशा एग्जाम नहीं होना, सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जाम होने हैं उसमें से। बाकी जो स्पेशल अलाउंस की अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। दूसरी भी बात याद रखें, जो डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 है वो टोटल इनकम में से माइनस होने की बजाय अब वो भी एवरेज रिलीफ में लिखी जाए। ठीक हो गया? तो ज़कात सिर्फ माइनस होगी। ज़कात की अमाउंट कितनी है? ज़कात डिडक्टेड अंडर ऑर्डिनेंस कितनी है? 1,85,000। ज़कात माइनस कर देगी टोटल इनकम में से, ये आएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ज़कात टोटल इनकम में से माइनस कर रहे हैं तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? 35 लाख। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम जब आ जाए तो फिर इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड होती है, अगर वो हो तो शेयर फ्रॉम एओपी एंड शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी आपके पास है कितना है जी? 1 लाख रुपए का शेयर फ्रॉम एओपी है जी। तो ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम और रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 36 लाख 30 लाख। अब स्टेप नंबर 1 ये है कि क्या आपने इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, इस इनकम पर रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स जब भी कैलकुलेट करना हो टैक्स रेट का टेबल देखें शाबाश। टैक्स रेट का टेबल देखें शाबाश, कौन सी स्लैब में आ रहा है? टैक्स रेट के टेबल में देखें जी 36 लाख 30,000 आ रहा है जी स्लैब नंबर 6 में, जिसमें लिखा हुआ है जी 30 लाख से ये स्लैब शुरू हो रही है, 30 लाख से लेकर 40 लाख तक की स्लैब है। 30 लाख तक का फिक्स टैक्स है। 30 लाख तक का फिक्स टैक्स है 3,70,000।
वो नॉन सैलरी का रेट देख रहा हूँ, सैलरी इंडिविजुअल के रेट सैलरी इंडिविजुअल के रेट देख रहे हैं। मैं वो नॉन सैलरी का टेबल देख रहा था। 35 लाख से लेकर 50 लाख तक की स्लैब है। 35 लाख से लेकर 50 लाख तक की स्लैब है। इस पे लिखा हुआ जी 35 लाख तक फिक्स टैक्स है। 35 लाख तक फिक्स टैक्स है 3,70,000 और 35 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है 35 लाख से 1,30,000 रुपया जाता है। Yes, sir. जितनी अमाउंट 35 लाख से अबव है उस पर 20% टैक्स है। इस पर 20% कैलकुलेट करें 26,000 आएगा। Yes, तो sir. रेट पर्पस वाला टैक्स आपके पास आ जाएगा 3,96,000। ये स्टेप नंबर 1 है। हमने टोटल 8 स्टेप काउंट करने हैं। सेकंड स्टेप है कि हमने एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया हुआ कई बार पहले भी कि आपने रेट पर्पस के टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए का टैक्स आ जाएगा। हमें टैक्स चाहिए एक्चुअल इनकम पर, तो एक्चुअल इनकम से मल्टीप्लाई कर दें 35 लाख 30,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा 3,85,092 तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया। एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया 3,85,091। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है जी कंप्यूटेशन में, थर्ड स्टेप है जी 50% टैक्स कंसेशन टू सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पर्सन, वो इसमें से नहीं है। फोर्थ स्टेप है 25% कंसेशन फॉर फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर, वो भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी इस पैसे में नहीं है। सिक्स्थ स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो इस पैसे में है। टैक्स में एवरेज रिलीफ देनी है, उसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना है कि किस पर रिलीफ देनी है। अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ, रिलीफ के लिए रिलीफ देनी किस पर है, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ। आपने जिन चीजों को मार्क किया मतलब देखें रिलीफ किन पर देनी है। एक मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपने पाकिस्तान डेट रिसर्च सोसाइटी को अंडर क्लॉज 61 के मुताबिक डोनेशन दी है 1,85,000, इस पर आप एवरेज रिलीफ मिलती है इस साल से। फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे हम अभी, फॉर्मेट में से चेंज कर दीजिएगा। डोनेशन टू पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इसको जितनी आपने डोनेशन दी है जी 1,85,000 की डोनेशन है, इस पर एवरेज रिलीफ देनी है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, इस पर भी एवरेज रिलीफ देनी है। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड है 2,15,000, इन दोनों पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। इसके अलावा जिन जिनको मार्क किया हुआ देखिए और किसी पर एवरेज रिलीफ नहीं है। डोनेशन टू बैतुल माल की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेंटल इनकम के बारे में लिखा हुआ है, एडवांस रेंट लिखा हुआ है, एडजस्टेबल एडवांस रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, फिश फार्मिंग, जिन जिनको मार्क किया हुआ है और किसी पर एवरेज रिलीफ नहीं है इन दोनों के अलावा। कितनी अमाउंट कर दी जी टोटल 4 लाख पर आपने एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ देने के लिए भी फॉर्मेट बता समझाते हुए मैंने बताया हुआ है, आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया हुआ है कि अगर रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम दी होगी तो उसको डिवाइड करना है आपको। एवरेज रिलीफ निकालने के लिए रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करना है आपको। अगर आपके पास पैसे में रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना हो तो पिछले स्टेप का टैक्स ले लेना है, जो इसे पिछले स्टेप का टैक्स होगा और उसको एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करना है। तो रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड किया और 4 लाख जिस पर एवरेज रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एवरेज रिलीफ आएगी। इस 4 लाख का टैक्स आ जाएगा जिसमें 43,636 आपके पास एवरेज रिलीफ आ गई। एवरेज रिलीफ माइनस करने के बाद आपके पास ग्रॉस टैक्स पेएबल आ जाएगा। 3,85,091 में से माइनस करें 43,636, एवरेज रिलीफ माइनस करें 41,450
455. 3,41,455 आपके पास ग्रॉस टैक्स पेएबल आ गई। था 6 स्टेप। उसके बाद है 7 स्टेप ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में जिन पर टैक्स लगाया जाता है वो मेजर आइटम है कैपिटल गेन की, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी तो हो जा, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल हाउसहोल्ड। यहाँ गोल्डन हैंडशेक इंपॉर्टेंट आइटम है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जी जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आती है। तो यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिए हमने लिखा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट के साथ, कि इसको हमने सेपरेट ब्लॉक में 12.5% टैक्स का ऐड करना है। पिछले साल प्रॉपर्टी इनकम भी यहाँ लिखी जाती है, जहाँ देखकर ना कहते थे कि सेपरेट ब्लॉक में जाना है, वो 4 लाख रुपए 2,40,000 प्रॉपर्टी इनकम आई ना, पिछले साल क्या करते थे यहाँ पर प्रॉपर्टी का टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स ऐड कर देते थे। अब प्रॉपर्टी अपने ही ब्लॉक में लिखी जाती है तो प्रॉपर्टी में से एक्सपेंसिव भी माइनस होना ही चालू हो चुकी हुई है। लिखेंगे गेन प्रॉफिट टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट। स्टेप ऑन देते हैं तेरा मुश्किल मुदारबा सर्टिफिकेट को सेल करके जो प्रॉफिट हुआ उस पर 12.5% टैक्स है। 85,000 है, Yes, इस sir. पर 12.5% अपना टैक्स का रेट है। इसको बाकियों के साथ क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इसके टैक्स रेट ही डिफरेंट है। इस पर 12.5% टैक्स रेट है, वो आपको याद रखना है। कितना आएगा जी टैक्स? 10,625. 10,625। तो ये आपके पास आ जाएगा जी नेट टोटल टैक्स पेएबल। नेट टोटल टैक्स पेएबल कितना आ गया जी? 3,52,080. 3,52,000 080. 3,52,080 आपके पास आ गया नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल के बाद 8वां स्टेप है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है देखेंगे जो टैक्सेस आप अदा कर चुके होंगे, तो आपने जो टैक्सेस साल के दौरान अदा कर दिए होंगे उसमें सिर्फ ये किया टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। 3,25,000 का टैक्स आप दे चुके होंगे, Yes, sir. ये माइनस कर दें तो आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। नेट टैक्स पेएबल 27,080 rupees. हाँ है 27,080 आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। 27,080 आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। कल हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।